टीएनएस सीईओ शांतिलाल जैन। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और जैन सर, शुरुआत करेंगे। बिजनेस मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहा, ओवरऑल आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। गाइडेंस ऑन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ फॉर FY25 कैसे रहेगा सर? अभी देखिए हमारा जो बिज़नेस ग्रोथ रहा वो 12% रहा। उसमें डिपॉज़िट 11% रहा और उसमें कासा हमारा 8% से बढ़ा। तो यहाँ जो बेटर पार्ट है वो हम डोमेस्टिक कासा ग्रोथ हम 42% से ऊपर रख पाए। ये एक अचीवमेंट है इन द टाइट लिक्विडिटी कंडीशन एंड वेयर द इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल बहुत है कासा के और टर्म डिपॉज़िट के बीच में। ये हमारा एक अच्छा रहा। दूसरा आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए हमारा 13% रहा। उस क्रेडिट ग्रोथ की जो हमारी जो ग्रोथ है वो वाइड स्प्रेड है। मतलब हमारा जिसको हम रैम बोलते हैं रिटेल, एग्री और एमएसएमई वो 14% से बढ़ा। रिटेल हमारा 15% से बढ़ा, एग्रीकल्चर हमारा 19% से बढ़ा और एमएसएमई हमारा 6% से बढ़ा। बट अगर स्टैंडर्ड एमएसएमई की बात करें तो वो 10% से बढ़ा और कॉर्पोरेट हमारा 10% से बढ़ा। हमने शुरू के शुरुआत में गाइडेंस दी थी कि हम 8 से 10% की स्पीड से ग्रो करेंगे डिपॉजिट में, हम 11% की स्पीड से ग्रो करें। हमने कहा था हम 10 से 12% की स्पीड से क्रेडिट ग्रोथ करेंगे, हमने 13% से करी। तो हमने जो गाइडेंस दिया इसे बेटर करा। अब हम जो बात करते हैं आगे डिपॉजिट की, हम लगता है 8 से 10% की स्पीड से हम आगे ग्रो करेंगे 24-25 में भी और 11 से 13% की दर से हम लोग क्रेडिट भी ग्रो करेंगे। सो द ट्रेंड व्हिच वी आर हैविंग विल कंटिन्यू टू हैव दैट ट्रेंड। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, आप देखिए हमारी एनआईआई की इनकम जो ग्रोथ है 15% है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो 9% है और हमारा नेट प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर का देखें तो 55% बढ़ा हुआ है और नेक्स्ट पूरे साल का देखें तो 53% बढ़ा है और ये सब एनआईआई की वजह से है, नॉन इंटरेस्ट इनकम की वजह से है। इसका मतलब बैंक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कोर ऑपरेशन से आ रही है। कोर ऑपरेशन में हमारा डिपॉजिटर ग्रोथ जो है वाइड स्प्रेड है ग्रोथ है। जी सर, डेफिनेटली। जैन सर, जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं फॉर FY25, तो कौन से सेक्टर्स यहाँ से आपको, कौन सा सेगमेंट लग रहा है जो ग्रोथ को ड्राइव करेगा आगे? आप देखिए जो कंट्री में इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आपको रिटेल क्रेडिट का स्कोप है, ठीक है? आप देखिए जीडीपी कंट्री की बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शंस देखने की स्पीड से बढ़ रहा है। हम ये देखते हैं कि मार्केट में अगर देखो वाइड पिक्चर के हिसाब से तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। पावर सेक्टर में है, रिन्यूएबल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, रोड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्मार्ट मीटरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम देख रहे हैं सिटी में पूरे मीटर्स बदले जा रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि सिटी टू सिटी जो गैस सप्लाई है वो हो रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं हम। हम देख रहे हैं कि हमारा ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया कंट्री में। तो ई कॉमर्स से क्या है, एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग अ डाटा, डाटा सेंटर की बहुत ज्यादा नीड्स आ गई। डाटा सेंटर को फंडिंग आ गई, एलआरडी डाटा सेंटर आ गए। हम देखें बिकॉज ई कॉमर्स बढ़ गया तो हर ई कॉमर्स मर्चेंट आपको 6 घंटे में 8 घंटे में आपको सप्लाई कर देता, तो सिटी के आसपास वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। हम वेयर हाउसेस फंड कर रहे हैं। जिस तरह से रोड बन रहा है तो आपका सीमेंट की नीड बढ़ गई। टेलीकम्युनिकेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। आपका स्टील में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। आप देखिए फूड प्रोसेसिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई, जिस तरह से लोग पैकेज फूड और ये यूज कर रहे हैं। सो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इटसेल्फ ग्रो कर रही है एंड फॉर अ बैंकर इट इज अ गुड टाइम दैट वी कैन ग्रो। जी, डेफिनेटली। साथ ही सर, जो आरबीआई ने यहाँ से ड्राफ्ट पेपर जो दिया है ऑन प्रोविजनिंग फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस, तो आपके व्यूज़ इसके ऊपर मैं लेना चाहूँगी और आपको कितना असर करेगा, ओवरऑल व्यू क्या है इसके ऊपर? आप गाइडलाइन का पहले स्प्रिट में जाऊँ। जी। स्प्रिट क्या है कि डीसीसीओ से पहले मतलब कंस्ट्रक्शन फेज़ एंड ऑपरेशन फेज़ 2 चीज़ें बात करी उन्होंने। कंस्ट्रक्शन फेज़ में नेचुरल आपकी रिस्क ज़्यादा है बिकॉज़ जब तक डीसीसीओ नहीं आएगा तो आपको हायर प्रोविज़न रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशन फेज़ में जब तक आपका मोरेटोरियम रहता है और आप रीपेमेंट स्लाइटली करते हो तो एक डिफरेंट रिस्क है। जब आप 20% से ऊपर कर देते हो तो डिफरेंट रिस्क है। तो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने प्रोविज़न कहा। बट इसका एक इम्पैक्ट ये आएगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन विल बी मच बेटर। आपने देखा पहले भी हम लोगों ने हार्डर वे में अपना प्रोजेक्ट अप्रेज़ल और ये अपने बैंकर्स से सीखा। तो एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ द वे द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग these opportunities will be huge. First. Second, this is from the borrower side financial discipline. From the lender side also for financial discipline. उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ से ऊपर है तो 10% से ज़्यादा आप शेयर हो। सो एक सीरियस प्लेयर रहेंगे या 150 करोड़ के आसपास अपना एक्सपोज़र हो तो सीरियस प्लेयर रहेंगे। बोथ साइड जब सीरियस प्लेयर रहेंगे तो बेटर होगा।
अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इनका इम्पैक्ट उन्होंने बताया कि आपको कंस्ट्रक्शन फेज़ में रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोविज़न रखो, उसके बाद कम कर लो। अब ये प्रोविज़निंग का जो परसेंटेज है, दैट वी विल डिस्कस विद द आरबीआई बिकॉज़ ये तो ड्राफ्ट गाइडलाइन है अभी, फाइनल गाइडलाइन नहीं आई है। तो ये अदरवाइज़ द स्पिरिट है वो तो बेटर ही है। और डेफिनेटली जहाँ सर। तक हमारे बैंक की बात है, हमारे बैंक में इसका कम इम्पैक्ट आएगा बिकॉज़ क्यों कम आएगा इसका इम्पैक्ट? हमारा देखो 63% हम तो रैम है, रिटेल, एग्री और एमएसएमई है। हुँ, तो उधर तो प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं है, रिटेल, एग्री, एमएसएमई में। कॉर्पोरेट हमारा 37% है जो एज़ कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो और इधर जो कॉर्पोरेट में भी सारे के सारे तो प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं है। इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल भी है। जैसे हमारा एलआरडी भी है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, राइट? सो जी इतना सर। ज़्यादा कॉर्पोरेट हमारा एडवांस नहीं है, तो हमारा इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, लेकिन वो सारा एनालिसिस हम करेंगे जब फाइनल गाइडलाइंस आ जाएगी। जी डेफिनेटली सर। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे इम्प्रूवमेंट ऑन अ क्यू बेसिस डिस्पाइट हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन द सेक्टर, क्या आउटलुक रहेगा अगर मार्जिन्स को लेकर और गोइंग अहेड कितना सस्टेनेबल है? देखिए, आपका हमारा मार्जिन थोड़ा-सा बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है कि हम कासा हमारा 42% है। सो उसकी वजह से आपका कॉस्ट कंट्रोल रहा। आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मेरा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 2 बिप्स से बढ़ा है। व्हेयर एज़ मेरा यील्ड ऑन एडवांसेस 3 बिप्स से बढ़ा और यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 8 बिप्स से बढ़ा है। 3 बिप्स से क्यों बढ़ा है कि हमारा अराउंड 60% हमारा जो लेंडिंग है वो एमसीएलआर लिंक है। रिपो वाला लिंक, रिपो बढ़ा नहीं तो उधर तो ग्रोथ आएगा नहीं, तो इसकी वजह से ग्रोथ आया। So because of our CASA, we contain our cost. Now going forward, अभी देखो लास्ट क्वार्टर में हम लोग 3.44 थे, but we are living in a very tight liquidity conditions. So our endeavor will be to have more CASA, मतलब 40% plus CASA. Even then हम सोचते हैं कि जब 3.40 से 3.50 के आसपास हमारा रहना चाहिए और उसमें 10-15% ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। जी सर, क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर व्यू आपका लेना चाहूँगी। नॉर्मलाइज होने के एक्सपेक्टेशंस है इन FY25, तो आउटलुक क्या रहेगा ऑन क्रेडिट कॉस्ट? आप देखिए क्रेडिट कॉस्ट सब्सटेंशियली गिर गई है हम्म, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। एंड हमारा देखिए आप ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारा हर चीज बेटर से बेटर होती जा रही है। अभी हमारा क्रेडिट कॉस्ट 0.77 है। ये फर्दर कम डाउन आगे क्योंकि हमारे नेट एनपीए इटसेल्फ भी 0.43% रह गए। सो गोइंग फॉरवर्ड क्रेडिट कॉस्ट कम आएगी और वी आर यू सी अवर परफॉर्मेंस फॉर लास्ट 2 और 3 ईयर्स। और रिकवरी इज बेटर देन और स्लिपेज। जब आपकी रिकवरी से स्लिपेज बेटर होता है तो आपका नेचुरल है प्रोविजनिंग में भी कम डाउन होती है सब्सटेंशियली और आधा रिवर्सल आता है। सो इसमें हमको और कमी होती दिखती है। डेफिनेटली जैन सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू कनेक्ट होने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। तो आ